जितना भी आपको ध्यान हो। गुड इवनिंग, किसी ने ज्वाइन किया है? प्लीज टेल योर नेम। फाइव जी गेमर, प्लीज टेल योर नेम। गुड इवनिंग, दो स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, सौम्या और एक लेफ्ट हो गए। सौम्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आपने पहले क्लासेस अटेंड की है कि आज आपकी पहली क्लास है? दिस इज इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट कनेक्शन है। हम्म। इधर तो प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को। हाँ नेट स्लो है। हाँ, एक काम करो कि चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम चालू करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी प्लीज बताइए, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आप क्या जानते हैं? दिया, हाउ कैन यू डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन? चलिए कोई बात नहीं, इन ग्राफ्स पे वापस चलते हैं। पहले ग्राफ में फॉर एवरी 10 सेकेंड्स कितना डिस्प्लेसमेंट है बताइए। क्या हो गया अथर्व, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। पहले ग्राफ में फॉर एवरी 10 सेकेंड्स कितना डिस्प्लेसमेंट है? 20। 20? नहीं, देखो, सबसे पहले इनिशियल जब टाइम 0 है तो पोजीशन क्या है पार्टिकल की? ग्राफ को देख के बताना है। 40। 40। जब 10 सेकेंड बीत गए तब पोजीशन क्या है? 40। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये जो टाइम इंटरवल है 10 का, डिफरेंस दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस। तो रेड में जो लिख रहा हूं वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जितना आपका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। अगर आगे चलें तो हम 20 सेकेंड्स पे निकालते हैं। 20 सेकेंड पे पोजीशन क्या है? सेम 40। तो अगले 10 सेकेंड में, मतलब 10 से 20 के टाइम में, वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ? 40 पे था और 40 का 40 पे ही है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो फॉर एवरी 10 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। और ये वाला ग्राफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो इसमें फॉर एवरी, अब देखिए नीचे मैंने टाइम और पोजीशन लिख रखी है, आपको ध्यान आ रहा होगा लास्ट क्लास से। तो फॉर एवरी 5 सेकेंड्स, फॉर एवरी 5 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसमें देख के बता सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं ग्राफ पे वापस से मार्किंग कर देता हूं। ये जो बी ग्राफ है इस पे फोकस लाइए। ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। सर तो ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर मैं इस पे इस तरह की मार्किंग्स बना दूं प्रॉपर स्केल से, और फिर मैं वाई एक्सिस पे जाके देखूं कि कितनी कितनी मार्किंग्स आ रही है, तो मुझे मिलेगा कि किस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना पोजीशन है। राइट, आपने सही आंसर दिया। किस टाइम पे कितना पोजीशन है, ये मेरे को देखने को मिलेगा। तो टाइम और पोजीशन, टाइम 0 पे पोजीशन कितनी है? 0। 0। टाइम 5 पे पोजीशन कितनी है? उसमें यूज कर लो ये तो। टाइम 5 पे पोजीशन कितनी है? 2। 2। टाइम 10 पे पोजीशन कितनी है? 4। 4।
अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि ये पहले 5 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 to 2 तक मूव कर रहा है, राइट। अगले 5 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, अगले 5 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 to 4 मूव कर रहा है। मतलब हर 5 सेकेंड में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर्स। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा जो लिख रहा हूं, इफ अ ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, दो चीजें हैं यहाँ पे। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब लगातार बना हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जितना शुरू के 5 सेकेंड या 2 सेकेंड में बढ़े थे, उतना ही अगले 2 सेकेंड, फिर उतना ही अगले 2 सेकेंड, फिर उतना ही अगले 2 सेकेंड। समझ पा रहे मेरी बात को? प्लीज रेस्पॉन्ड, समझ पा रहे मेरी बात को? Yes, sir. अगर आगे बात की जाए तो मैं एक फिगर और दिखाना चाहता हूं, फिर यूनिफॉर्म मोशन वापस से समझा के आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये फिगर देखिए, आपकी बुक में फिगर 3.4 है। अगर इस फिगर में मैं देखता हूं तो 8 सेकेंड्स पे मेरी पोजीशन, अगर मैं इस तरफ आऊंगा तो मेरी पोजीशन लगभग लगभग 40 के आसपास आती है। टाइम 8 सेकेंड्स पे मेरा जो पोजीशन है वो 40 के आसपास आ रहा है। 10 सेकेंड्स पे मैं देखता हूं, 10 सेकेंड्स पे मैं देखता हूं तो मेरी पोजीशन लगभग लगभग 70 के आसपास आती है। ठीक है, तो यहां पे 2 सेकेंड में 8 से 10, 2 सेकेंड में मैं कितना मूव हुआ, बोलिए? 30, राइट। अब 2 सेकेंड और का मैं ग्राफ के और किसी हिस्से से देख लेता हूं। जैसे मैं 18 सेकेंड्स पे जाता हूं तो 18 सेकेंड पे मेरी पोजीशन लगभग लगभग ये है 275, लगभग लगभग। आप अपनी बुक में स्केल लगा लगा के देख सकते हैं। जैसे ये जो लाइंस बना रहा हूं मैं, ये आप स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो 18 सेकेंड्स पे जो पोजीशन है मेरी वो 275 है, और 20 सेकेंड्स पे जो पोजीशन है मेरी वो लगभग 300 के आसपास है। तो अब इस ग्राफ का अगर मोशन मैं ऑब्जर्व करूं, इस पार्ट का, तो मैंने 2 सेकेंड में 25 मूव हुआ। फर्स्ट केस में मैं 2 सेकेंड में 30 मूव हुआ, सेकेंड केस में मैं 2 सेकेंड में 25 मूव हुआ। क्या मेरा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है? नहीं, क्योंकि इसमें आई एम मूविंग 30 एंड इधर आई एम मूविंग 25। सो दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Was I able to convey myself? Yes, sir. राघव, यस सर। समझ में आया जो बताया? यस सर। एक और एग्जांपल लेके बताऊं कि ठीक है यशस्वी? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस समझ में आ गया कि एक और एग्जांपल लेके बताऊं? बता दो सर, अभी एक नई स्टूडेंट भी ज्वाइन हुई है, आधा ही सुना उसने। अरे आपका देखो, आपके पहचान के हैं क्या? अब आपका बताओ।
मेरे को यशस्वी, तो आ गया। यशस्वी आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। सौम्या, गुड इवनिंग। आपका शायद Good इंटरनेट, evening, sir. गुड इवनिंग। आप किसी के थ्रू आए हैं कि आप मतलब डायरेक्टली मेरा मैसेज आया था? सर राघव के थ्रू आए हैं। मैंने अच्छा, इनवाइट राघव किया के सर। थ्रू ही आए, ओके। इसलिए राघव चिंतित थे आपके बारे में। जी हाँ सर। ठीक है। अ, मैं एक और बार समझा देता हूँ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले ये दो ग्राफ्स देखिए, आपकी बुक से ही ग्राफ लिए गए हैं। मैं आपको 3 ग्राफ्स दिखाऊंगा टोटल, तीनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं, तीनों एक्सटी ग्राफ्स हैं। जब ग्राफ को स्टडी करते हैं, जब ग्राफ को स्टडी करते हैं तो हम क्या करना रहता है, सबसे मेन चीज हमको क्या करनी रहती है कि एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है टाइम, उस टाइम पे आपका पोजीशन कितना है वो निकालना रहता है। और कैसे निकालते हैं वो बचपन से आप करते आए हैं। एक्स एक्सिस से आप सीधे 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 ग्राफ की लाइन तक जाइए, अब ग्राफ की लाइन से हॉरिजॉन्टली आप वाई एक्सिस तक आ जाइए। तो जो दोनों पॉइंट्स को मैच करवा रहे हैं वो आपके टाइम और पोजीशन हो जाएंगे। अगर पहले ग्राफ में आप ऐसा करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि देयर इज नो, ध्यान से सुनिएगा, देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन, देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन। अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पोजीशन का चेंज है ही नहीं इस केस में। अब क्योंकि पोजीशन का चेंज है ही नहीं इस केस में, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा, सोच के बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो, वो वहीं का वहीं है, तो ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट इज एट, बोलिए, रेस्ट, यूनिफॉर्म। रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, राइट, तो इट विल बी कॉल्ड एट रेस्ट। तो ये जो पहला ग्राफ है ये पार्टिकल एट रेस्ट का है। एक्सटी ग्राफ जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक्सटी ग्राफ जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। ओके, नेक्स्ट, ये वाला ग्राफ अगर हम कुछ टाइम लें इस पे, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, इक्वल इंटरवल से, जैसे आप 9th क्लास में करते थे, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट पे कुछ डिस्टेंस लें, तो आपको पता चलेगा पहले 5 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पहले 5 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था उतना ही डिस्प्लेसमेंट अगले 5 सेकेंड में होगा। मतलब 0 to 5 सेकेंड्स में जितना मूव हुआ ऑब्जेक्ट, उतना ही 5 to 10 में मूव होगा, उतना ही 10 to 15 में मूव होगा, अगर आपका ग्राफ ऐसा जाता है। और इस केस को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की परिभाषा समझ लीजिए कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में, आपके ऊपर है आपको टाइम इंटरवल कितना बनाना है, 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, कितना भी, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। आई थिंक यूनिफॉर्म मोशन अब सबको क्लियर है। एक और चीज लेते हैं, ये वाला ग्राफ आपकी बुक का ही है, फिगर 3.3, 41st पेज पे आई थिंक। अथर्व, कौन से पेज पे दिया हुआ है ग्राफ? अथर्व के पास बुक नहीं है, बुक जल्दी अरेंज करें, Yes, sir. इसलिए माइक ही ऑन नहीं करा। बुक जल्दी अरेंज करें, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बुक जल्दी अरेंज करें। बाहर से नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, वैसे मिल जाएगी बट नहीं मिल पा रही है, तो 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर का प्रिंट आउट निकालवा लीजिए, क्योंकि बुक के बिना मैं जो पढ़ाऊंगा उसको रिवाइज कैसे करोगे। तो 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और नहीं तो सबसे बेस्ट है बुक अरेंज करो जल्दी से जल्दी।
चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस टाइम इंटरवल में, ये टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड का, इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट देखा उसी प्रोसेस से, तो डिस्प्लेसमेंट हमको मिला 30 का। और इस टाइम इंटरवल जो भी 2 सेकंड का ही है, इसमें डिस्प्लेसमेंट देखा तो इसमें मिला 25 मीटर्स। तो क्योंकि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट था इन इक्वल टाइम इंटरवल, इस 2 सेकंड में 30 का डिस्प्लेसमेंट था और इस 2 सेकंड में 25 का डिस्प्लेसमेंट था, तो इसको हमने बोल दिया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसलिए हमने इसको बोल दिया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ आप इस ब्रैकेट को चेंज कर देंगे। आप बोलेंगे इफ देयर इज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को इक्वल ही रखो। कुछ कुछ बुक्स में टाइम इंटरवल भी अनइक्वल बोल देते हैं, पर मैं बोल रहा हूं ज्यादा सही डेफिनेशन है कि टाइम इंटरवल को भी इक्वल ही रखो। इफ देयर इज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा तो यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। सॉरी, सर कॉपी नहीं लेके बैठे? तो मैं इधर से कॉपी कैसे दूं, लेके आ जाइए। सर हाथ से। नमन, सिंसियरली पढ़ना हो तो बैठो इधर। चलिए, और कोई कुछ बोल रहा था क्या? कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं। सर चलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? सबको क्लियर नहीं है क्या? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। किसको क्लियर नहीं आ रही वो एक बार रीजॉइन कर लीजिए। नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा शायद आपके पास। चलिए कंटिन्यू करूं। डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन if an object travels, if an object travels equal displacement in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. इसके साथ एक रिमार्क लिखेंगे, इसके साथ एक रिमार्क लिखेंगे। पोजीशन डैश टाइम ब्रैकेट में xt ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन is an oblique straight line. Is an oblique straight line. सिंपल। तो पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ, इसमें से जो दूसरा ग्राफ है, क्योंकि इसमें ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है, पहले ग्राफ में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, दूसरे ग्राफ में ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर?
चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। अगर यूनिफॉर्म मोशन में हमको पता चल रहा है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो हर 2 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल करती है, तो क्या कोई मुझे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हर 2 सेकेंड में 5 मीटर की स्पीड कवर कर रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी? चलिए कोई बात नहीं, इससे सिंपलर क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड मतलब वो 3 मीटर डिस्प्लेस कर सकता है 1 सेकेंड में। अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है तो वो 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस कर लेगा? वो 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? 12 मीटर। 12 मीटर सर। 12 मीटर्स, बिल्कुल सही। आपने क्या लॉजिक लगाया? आपने लॉजिक लगाया कि डिस्टेंस को हम लोग को निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम से। सही या गलत? ऐसे ही कुछ दिमाग में आया होगा। Yes, sir. सेम फॉर्मूला ऊपर के क्वेश्चन में यूज करके बताइए। सेम फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लो और ऊपर के क्वेश्चन में यूज कीजिए। So 10 मीटर। नहीं, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज 5 मीटर अपॉन टाइम 2। देखिए ना, मैंने नीचे वाले फॉर्मूले को ही ट्रांसपोज करा है। ऐसा थोड़ी है कि एक चीज निकालनी है तो बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, तो इसको ट्रांसपोज कीजिए मैथमेटिकली। टाइम को इधर शिफ्ट करेंगे तो अपॉन में चले जाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्पीड निकल के आती है 5/2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन पे चल रही थी, मतलब स्पीड फिक्स बनी हुई थी। अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या स्पीड फिक्स रहेगी? नहीं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि स्पीड ही फिक्स नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो जनरली हम लोगों का होता है, अगर आप अपने घर से अपने स्कूल जाते हैं साइकिल से, ऑटो रिक्शा से, कैसे भी, तो आपका व्हीकल एक ही फिक्स्ड स्पीड पे थोड़ी चलता है कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था। ऐसा थोड़ी होता है। आप रेस्ट से शुरू करेंगे, तेज स्पीड लेंगे, फिर किसी कारण स्लो करेंगे, फिर रुक जाएंगे कहीं पे, ट्रैफिक सिग्नल आया रुक गए, या पीछे से कोई दोस्त आते हुए दिखा उसने आवाज दी रुक गए, राइट। और फिर वापस स्कूल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में आपकी जो स्पीड थी वो चेंजिंग थी। सही बोल रहा हूं मैं यशस्वी? फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस योर स्पीड वुड बी चेंजिंग। तो ज्यादातर आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन
को देखना पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड निकालने का मतलब होता है एवरेज स्पीड निकालना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड निकालने का मतलब होता है सिंपल एवरेज स्पीड निकालना। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे सिंपल सा, देखते हैं आपको क्लियर हुआ क्या। अगर कोई इंदौर से भोपाल जा रहा है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है। अजीब सा पोजीशन टाइम ग्राफ है, क्योंकि कहीं पे वो रुक रहा था, कहीं पे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, कहीं पे वो फिक्स वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था। इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ है। पर हमको ये पता है कि इंदौर से भोपाल जाते समय जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट था 180 किलोमीटर्स। और जो टाइम लगा वो पर्सन आराम से पता कर सकता है, जब निकला और जब पहुंचा। तो उस पर्सन को लगे 3 घंटे 20 मिनट, मतलब 200 मिनट्स लगे उसको। तो क्या आप यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड बता सकते हैं? तो क्या आप यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड बता सकते हैं? 0.9। 0.9 यूनिट के साथ बताएं प्लीज। यूनिट क्या आएगी? आपका जवाब बिल्कुल सही है, बट यूनिट के साथ बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 180 किलोमीटर्स है, 180 किलोमीटर्स है, और टाइम 200 मिनट्स है। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं 180 बाय 200, तो आपका आंसर तो आया 0.9, बट यूनिट रही किलोमीटर पर मिनट, जो कि ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बट आपको जनरली स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में दी जाती है। तो सौम्या, मेरे को किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में ही बता दो। किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाल के बताओ। और बाकी स्टूडेंट्स भी ये दोनों यूनिट्स में निकाल के बताएंगे आंसर। जिन बच्चों को इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। वैसे मैं रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा क्लास की, फिजिक्स क्लास की तो भेज ही दूंगा। चलिए, कोई आंसर निकाल पाए क्या? अथर्व, आप आज
बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? यस सर। आंसर बताइए फिर। सर निकाल रहे हैं। सर 56.25 किलोमीटर पर आवर। 56.25 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं ये कैसे निकाला होगा इन्होंने। टाइम 3 hours 20 minutes है। मिनट्स को जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने 100 से डिवाइड कर दिया होगा, गलत है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा 3/1/3 इतने आवर्स। इसको अगर मैं एक सिंपल फ्रैक्शन में, मतलब सर आई एम न्यूमरेटर, गेटिंग 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर तो नहीं है। टोटल टाइम कितना लिया आपने? 3 घंटे 20 मिनट है टाइम। 60 से थोड़ा सा कम आएगा। होपफुली जो पहले बच्चे ने बोला 56 उसके आसपास ही आएगा। तो ये टाइम आ गया 10/3 आवर्स। अब यहाँ पे प्रोसेस करते डिवीजन की। टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉज 180 और टाइम कितना लगा? 10/3। 180 डिवाइड बाय 10/3, और बचपन में आपने करा है डिवीजन के बाद जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 180 इंटू 3/10, तो 18 3 जितना भी 18 3 होता है वो आंसर आ जाएगा आपका 54, आई सपोज, या 54 किलोमीटर पर आवर। ओके। मेरा कहीं पॉइंट्स में गड़बड़ हो गई होती है। हाँ, कुछ देख लो, हो सकता है मैंने गड़बड़ की हो। वैसे मेरे को तो सही लग रहा है मेरा सॉल्यूशन। 10/3 आया था आपका टाइम। अगर आया था तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, तो सर 50। मैंने टाइम में गलती कर दी। ओके, तो अभी क्लियर हुआ। यस सर। अब मेन पार्ट, इस चीज को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं डिटेल्ड तरीका बताता हूँ, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्योंकि ये ऊपर किलोमीटर है तो इसलिए मैंने ऊपर 1000 लिख दिया, तो ये ऊपर की चीज़ मीटर्स में हो गई। और नीचे आवर्स था, यूनिट किलोमीटर पर आवर थी, नीचे आवर्स था। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड, 16 × 60। तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बात क्या है कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो तो व्हाट यू मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600। क्यों ना इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके याद कर लें। तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो या तो आप लंबी प्रोसेस कर सकते हैं, या शॉर्ट ट्रिक है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपने 9th में भी सीखा है, राइट। तो उसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 54 इंटू 5/18, तो मैंने अभी सॉल्व किया था, ये 3 होता है। सो दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी एवरेज स्पीड ये आ गई, और ये अच्छी खासी एवरेज स्पीड है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, ठीक है। चलिए, जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
सर बोलिए। मेरे को पहले वो बता दो कि मिनट को मतलब सेकंड को आर में कैसे कन्वर्ट करें, या मिनट को आर में डिवाइड करके। सिर्फ। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अथर्व पूछ रहे हैं क्या ये? यस सर। अथर्व 120 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं? 2 और आपने क्या करा 120 से 2 पे जाने के लिए? तो 60 को 60 अलग अलग कर दिया। 60 अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने की प्रोसेस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिवाइड करना। डिवाइड। आपके पिताजी की जो संपत्ति होगी वो आप सब भाई बहनों में डिवाइड होगी, राइट? यस सर। अलग अलग करना मतलब डिवाइड करना। तो आपने 60 से किया, 60 के कितने पार्ट्स बने? 2। दो। इसलिए आपका आंसर ये आ गया। सेम चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने 60 की पार्ट्स में डिवाइड करे, मैथमेटिकली इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 60 लिख दो। तो सिंपल, इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स यू हैव टू डिवाइड बाय 60। जैसे अगर 2 मिनट है, 2 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 मिनट में कितने घंटे होते हैं? ये गलत सवाल पूछ रहे हो। नहीं, मैं सही सवाल पूछ रहा हूँ। आप आवर्स को 1 2 3 में ही ले रहे हो, 1 से बड़ा ही ले रहे हो, 1 से छोटा भी तो होता है। 2 मिनट्स में अगर आपको आवर्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/30 आवर्स। 2 मिनट्स मतलब 1/30 आवर्स। क्लियर है? यस सर। डिवाइड करना मतलब अलग अलग करना, सेपरेट करना, अलग अलग ग्रुप्स बना देना। और सर सेकंड से डायरेक्ट आर में। सेकंड से डायरेक्ट आर में, तो सेकंड से मिनट के लिए क्या करते थे? 60 से डिवाइड। 60 से डिवाइड। और मिनट से आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। तो आप 2 बार 60 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपका नंबर है उसको 60 से डिवाइड करा और 60 से डिवाइड करा, मतलब जो भी आपका नंबर है उसको 3600 से डिवाइड कर दिया। यस। सिंपल। चलिए, ये आपने सबने फॉर्मूला लिखा होगा। इस फॉर्मूले में छोटा सा चेंज है। डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? चलिए ग्राफ देखते हैं। एक मिनट दीजिए, मेरे को एक ग्राफ लेना है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए पूछना है, क्लास रोक के, चुप नहीं बैठे रहना है। फिगर ये मैंने मेजॉरिटी फिगर्स आपकी बुक से ही लिए हैं ताकि आपको वापस से पढ़ने में दिक्कत ना आ जाए। इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। इस फिगर को वापस से ऑब्जर्व करते हैं। ये फिगर, ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में बना है, और ये ग्राफ एक कर्व है। हम लोगों ने
पहले बात की थी कि पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन होता है तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और इसलिए हमको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ रही है। यहां पे हम लोग जो पूरा ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है, ठीक है। यहां पे हम लोग इस ग्राफ में 5 सेकंड से 7 सेकंड, इस ग्राफ में हम लोग 5 सेकंड से 7 सेकंड्स, मतलब टाइम इंटरवल कितना हुआ 2 सेकंड का, इसमें मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब 5 सेकंड से 7 सेकंड में मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो 5 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे है, हम 5 सेकंड से P1 तक आ जाएंगे और P1 से y एक्सिस तक चले जाएंगे। तो 5 सेकंड पे पार्टिकल है 10 पे और 7 सेकंड पे पार्टिकल है 27.4 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, भाई कहां था और वहां से कहां पहुंच गया, इनके बीच की दूरी, तो वो 10 पे खड़ा था और 27.4 पे पहुंच गया, तो पार्टिकल डिस्प्लेस कितना हुआ 17.4। कितने टाइम में डिस्प्लेस हुआ 2 सेकंड में। तो P1 से P2, सिर्फ P1 से P2 की एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इट विल कम आउट टू बी 8.7 मीटर पर सेकेंड। तो P1 से P2 तक पहुंचने के लिए 2 सेकेंड में आपको एवरेज स्पीड चाहिए 8.7 की। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस ग्राफ पे फोकस कीजिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। एक्चुअल में P1 से P2 तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना वो ये कर्व लाइन बना, जो ब्लू वाली दिखा रहे हैं, सॉलिड ब्लू वाली जो लाइन बता रहे हैं। एक्चुअल ऐसा है, हमको जो एवरेज स्पीड से इंफॉर्मेशन मिली है कि स्पीड एवरेज ये रही होगी, वो दिखाने के लिए डॉटेड लाइन ज्वाइन की है। एक्चुअल में जो ग्राफ बना है वो सॉलिड ब्लू लाइन वाला है, बट अगर हमको 2 सेकेंड में यही 17.4 मीटर्स ट्रैवल करने होते तो हम एक फिक्स्ड स्पीड से चलते, और वो फिक्स्ड स्पीड ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, आप P1 और P2 को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। नहीं समझ पा रहे, दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे ये हमारा पिछला वाला ग्राफ, और ग्राफ को ज्यादा ही जूम दिख रहा है। हाँ हाँ मैंने किया था, छोटा कर रहा हूं। राइट, ये वाले ग्राफ पे आते हैं। हमको देखना क्या है कि किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाने में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है। तो जो ये ग्राफ चल रहा है वो एक तरह का मोशन हो रहा है, और इस पॉइंट से, रेड से मार्क कर देता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हम लोग एक फिक्स्ड वेलोसिटी से भी तो जा सकते थे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हम लोग एक फिक्स्ड वेलोसिटी से भी तो जा सकते थे। तो सोचिए 2 पर्सन्स की रेस हो रही है, एक पर्सन शुरू में बहुत स्लो, फिर एकदम से फास्ट हो गया, फिर थक गया तो वापस से स्लो हो गया, पर जो पर्सन भी था वो सेम स्पीड से चलते रहा शुरू से लेकर एंड तक,
और दोनों सेम टाइम पे फिनिश लाइन पे पहुंचे, तो बी की जो स्पीड रहेगी वो ए के लिए एवरेज स्पीड कहलाएगी। एवरेज स्पीड मतलब वो स्पीड जिससे अगर यूनिफॉर्मली चलते तो सेम टाइम लगता उतने डिस्प्लेसमेंट के लिए। और यहां पे भी आप जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वो लोग भी बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल पाथ है वो यहाँ पे सॉलिड लाइन से बताया गया है और जो एवरेज स्पीड का पाथ है वो डॉटेड लाइन से बताया गया है। ओके, अब एक और चीज करते हैं, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आएगा उससे। मैं सारे टाइम और डिस्प्लेसमेंट गायब कर देता हूं, वेरिएबल्स के साथ खेलेंगे। वेरिएबल समझते हैं ना सब? व्हाट इज अ वेरिएबल? जवाब दो यार, व्हाट इज अ वेरिएबल? which दिया, do not have value. which do not have a fixed value। तो अगर मैंने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 तो x वेरिएबल है क्या यहाँ पे? कंफ्यूज हो गए? Yes sir. x वेरिएबल है क्या? Yes sir. x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 1 निकल के आती है और कोई पॉसिबल वैल्यू दिख नहीं रही यहाँ पे। आपने बोला वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे तो फिक्स्ड वैल्यू आ गई और आप इसको वेरिएबल बोल रहे हो। एक और एग्जांपल समझो, फिर इस पे वापस समझाऊंगा। जैसे आपने 10th में बहुत बार क्वेश्चंस करे होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल है, रेड वाले में वेरिएबल है, ये मैं मानता हूँ। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 40 रख सकता हूँ, आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 25 रख सकता हूँ, 25 रख सकता हूँ, आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50 रख सकता हूँ, x की वैल्यू -100, y की वैल्यू 150 रख सकता हूँ, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x और y की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं। बट क्या यहाँ पे x की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है अथर की है? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। फिजिक्स के टीचर का काम ही कंफ्यूज करना है, तभी तो सोचना शुरू करोगे, नहीं तो टीचर जो पढ़ाता है उसको रट के एग्जाम में लिखे आते हो। सर फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू है तो इसको वेरिएबल नहीं बोल सकते। कंफ्यूज किया तो मैं क्लियर भी करूंगा, पर इसको वेरिएबल नहीं बोल सकते। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन ही नहीं सकती है। आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है 8th में, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं 8th क्लास भी पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी में चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं रहता, हम चालू कहां से करें? वन वेरिएबल से चालू करें, तभी 10th में आपको आके 2 वेरिएबल पढ़ा पाएंगे। तो क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता इसलिए चैप्टर का नाम वैसा डाल देते हैं। वेरिएबल आपने बिल्कुल सही बोला कि जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, वो बिल्कुल सही बोला आपने। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो बिल्कुल सही बोला आपने। बट देख के बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज वेरिएबल है और कौन सी चीज नहीं है। फॉर्मूलाज जनरली वेरिएबल पे डिफाइन होते हैं, फॉर्मूलाज जनरली वेरिएबल पे डिफाइन होते हैं, आपको पता है। तो इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
अगर इस टाइम को मैं t1 लूं और इस टाइम को मैं t2 लूं, मैंने अननोन्स ले लिए, और इस डिस्प्लेसमेंट या इस पोजीशन को मैं x1 लूं, इस पोजीशन को मैं x2 लूं, तो ये फॉर्मूला को वापस लिखने के लिए वेलोसिटी वाला, एवरेज वेलोसिटी वी एवीजी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? जैसे क्या बनाऊंगी? जैसे अगर आप कुछ भी बना लो, नहीं, तू जो खाए रोटी खाएगा नहीं। तो चावल बता दे। खिचड़ी दलिया ऐसा कुछ भी बना लो, खिचड़ी फीकी, नमक हल्दी की वो जैसे, दाल की। हाँ दाल की, मूंग की दाल की। जैसे दलिया कल बनाया। ठीक। हाँ इसको तो आज रोटी बनाना इसलिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं ना? एक बार रेस्पॉन्ड कर दीजिए। दिव्या, यस सर। यशस्वी, यस सर। ओके। बोर तो नहीं हो रहे? थक तो नहीं गए? कंटिन्यू करूं ना? नहीं सर। ठीक है, थक नहीं गए, इस पे मैंने नहीं लिया है। हाँ वेरी एवरेज वेलोसिटी का ये जो वर्ड्स में आपने फॉर्मूला लिखा है, इसको हम सिंबल्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, सबसे इनिशियली ऑब्जेक्ट जहां पे खड़ा था उसको मैंने x1 ले लिया। अभी तक हम नंबर्स में ले रहे थे, मैंने अननोन में ले लिया। और कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट जहां पहुंचा उसको मैंने x2 ले लिया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ होगा जो मैंने लिखा है, x2 माइनस x1। Displacement is change of position. Displacement is final position minus initial position. चाहे तो लिख सकते हैं, Displacement is final position xf minus initial position xi. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया x2 माइनस x1। अब टोटल टाइम लिखते हैं। जब वो चालू कर रहा था डिस्प्लेसमेंट, या जब मैं ऑब्जर्वेशन चालू कर रहा था, तो मेरी स्टॉप वॉच में कितना टाइम हो रहा था? t1। और जब तक मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरी स्टॉप वॉच में कितना टाइम हुआ? t2। तो टाइम कितना लगा उसको? t2 माइनस t1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सर ये क्या ट्राइंगल क्या बना दिया? दिस इज नॉट ट्राइंगल, दिस इज डेल्टा, जिसको डेल भी बोल देते हैं, इसको पढ़ा जाता है चेंज इन, मेरी बात सुनिए। जैसे मैं लिखूं डेल्टा एज, तो आप पढ़ोगे इसको चेंज इन एज। अगर मैं लिखूं डेल्टा टी, तो आप इसको पढ़ोगे चेंज इन टाइम। इसलिए t2 माइनस t1 को मैंने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया। अगर मैं लिखूं डेल्टा x, तो आप इसको पढ़ोगे चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली इट इज चेंज इन पोजीशन, बट चेंज इन पोजीशन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इट इज डिस्प्लेसमेंट। चलिए, ये पूरा जो लिखा हुआ है ये समझ में आता है। इस पे से अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, फॉर्मूला उतार लीजिए, छोटी मोटी दूसरी चीजें उतार लीजिए, डिनोशन से काफी वो सब उतार लीजिए। लिख लिया? हाँ बोलिए।
x2 minus x1 upon t2 minus t1 equal to एवरेज वेलोसिटी, उसको मैंने वी ए वी जे करके लिखा है, वेलोसिटी एवरेज। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, चेंज इन पोजीशन, change in position is called displacement. Change in position is called displacement. फिर अगला पॉइंट है, स्लोप पे आधारित है। शायद आपको ग्राफ का स्लोप पता हो, शायद नहीं पता हो। पॉइंट लिख लीजिए, एक दो क्लास में स्लोप समझा दिया जाएगा। लिखिए, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ gives the average velocity, gives the average velocity between those points. Slope of xt graph gives the average velocity between those points. ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तीन सिंपल से ग्राफ ले रहा हूं आपके सामने। टेक टाइम, ऑब्जर्व दिस, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपके पास बुक हो तो फिगर 3.5 है ये। सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ है ना? सॉरी, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। हाँ, अब देखिए ना, ग्राफ पे वाई एक्सिस पे x लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये x और t तीनों पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो ऑब्जर्व कर लिया। चलिए, सबसे पहले ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाता हूं, मैं एक स्ट्रेट लाइन ही ले लेता हूं। आज बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रहा होगा ना, आज यहाँ पे काम चल रहा है थोड़ा सा। आज ही चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा। ये मैंने एक स्केल ले ली, मैंने एक मार्किंग ले ली कि जहाँ से शुरू होंगे। पहला ग्राफ मैं
इनिशियली पोजीशन क्या है, मतलब जीरो टाइम पे उस ग्राफ में पोजीशन क्या है। फर्स्ट जो ए है उसमें टाइम जीरो पे पोजीशन क्या है, बोलिए। जीरो। यहां पे अगर अपन टाइम जीरो के लिए देखें तो पोजीशन भी जीरो दिख रही है। अगर हम लोग टाइम जीरो के लिए देखें तो पोजीशन भी जीरो दिख रही है, राइट। तो आपका पार्टिकल यहां पे खड़ा है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8 ऐसे चलते जा रहा है, राइट। यही ऑब्जर्व किया होगा इस ग्राफ से। और क्योंकि ये ऑब्लिक ग्राफ है इसलिए किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो दिस ग्राफ, इस ग्राफ ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम origin, starting at origin। इस ग्राफ को देख के ये तीनों पॉइंट्स अगर कंक्लूड हो जाते हैं तो आपको ग्राफ अच्छे से आने लग गए। ये ग्राफ को देख के तीनों पॉइंट्स कंक्लूड हो जाते हैं क्या, नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। डू वन थिंग, बी को ऑब्जर्व कीजिए और इस तरह के 3 पॉइंट्स बताइए। यूनिफॉर्म है कि नहीं, ओरिजिन से शुरू हो रहा है या और कहीं से शुरू हो रहा है, और किस तरफ मूव हो रहा है, ओरिजिन से दूर मूव हो रहा है या ओरिजिन की तरफ मूव हो रहा है। करिए बी को ऑब्जर्व। सर क्या? बी को ऑब्जर्व करिए ये तीनों पॉइंट्स पे और बताइए। जैसे वो ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है क्या बी का, नहीं, जीरो टाइम पे कुछ पोजीशन है। मतलब मैं मान लेता हूं कि आपका पार्टिकल यहां पे खड़ा था और जैसे जैसे टाइम गुजरता है पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन की तरफ आने लगती है। तो पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ग्राफ बी की बात कर रहा हूं। तो बात हुई कि इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, फिर पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, ग्राफ समझना इतना इजी नहीं है इतना मुश्किल भी नहीं है बट इतना इजी भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो 3-4 बार में आने लगेंगे, बट थोड़ा थोड़ा जितना जितना समझ में आ रहा है ग्राफ को लेके उतना उतना समझते जाइए। और तीसरी चीज ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि लाइन स्ट्रेट है आपकी, भले नीचे की तरफ झुकी हुई हो। और तीसरे ग्राफ को अगर मैं देखूं तो टाइम के साथ पार्टिकल वहीं पे खड़ा है, तो पार्टिकल इज एट रेस्ट और अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पे नहीं है। जैसे सी पार्टिकल यहीं पे खड़ा है पर पूरे टाइम यहीं पे खड़ा रहता है, मूव नहीं होता। बोलो ग्राफ क्लियर हुआ थोड़ा? यशस्वी, नहीं हुआ है तो बोलिए, अपन और एग्जांपल्स लेंगे और सिंपलर करके समझाएंगे।
यशस्वी, दिया, यशस्वी आवाज नहीं आई। अथर्व, क्लियर है अथर्व? सर एक सेकंड राघव, सर, ये लास्ट वाला ग्राफ और रेस्ट में है ना, हाँ लास्ट वाला रेस्ट पे है, और सेकंड वाला सेकंड वाला ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है। उसका मतलब क्या मतलब है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्पीड कम? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड ग्राफ में, दोनों ग्राफ्स में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ए और बी दोनों ग्राफ में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ए ग्राफ में ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा हुआ है और स्टार्टिंग लाइन से दूर जा रहा है, और बी ग्राफ में ऑब्जेक्ट कहीं दूर खड़ा हुआ है और वापस पास में आ रहा है। जैसे ये इमेजिन कीजिए कि एक रेस ट्रैक है, ये स्टार्टिंग लाइन है जिसको आपने ओरिजिन ले लिया है, तो ए इस तरफ भाग रहा है जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो बी इस तरफ भाग रहा है। वो ऑलरेडी स्टार्टिंग लाइन के आगे था, स्टार्टिंग लाइन पे वापस आने के लिए भाग रहा है। बोलिए। तो सर बी नेगेटिव में मार्किंग होगी बी के? हाँ, पर नेगेटिव में क्या मार्किंग होगी वो मेरा अगला सवाल होता। वेरी गुड, आपने अच्छा ऑब्जर्व किया, बट बी की नेगेटिव में क्या मार्किंग होगी? नेगेटिव में किस चीज को मार्क करोगे? ऐसा थोड़ी बोल दोगे कि बी बहुत नेगेटिव बन रहा है। अब क्या बोलोगे? बी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे अगर बी है तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट है 1, यहाँ पे अगर बी है तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट है 2, तो डिस्प्लेसमेंट तो पूरे टाइम पॉजिटिव है। अगर ग्राफ को मैं इधर एक्सटेंड कर देता और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो फिर नेगेटिव आता डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, जितना ग्राफ आपको दिया हुआ उतना। उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब होता है सर? Does it makes any sense कि वेलोसिटी नेगेटिव है? नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पर वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है? वेलोसिटी में पॉजिटिव नेगेटिव लगाने का सिर्फ एक ही मतलब है, डायरेक्शन समझाना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप जब अर्थ पे खड़े होते हो जब आप अर्थ पे खड़े होते हो तो आप अर्थ को ऑलमोस्ट एक प्लेन लेते हो, राइट? किसी खुले मैदान में खड़े होकर चारों तरफ देखना, एक सपाट भूमि मिलेगी, प्लेन मिलेगा। तो वो प्लेन को आप 4 डायरेक्शंस में डिवाइड कर देते हो क्योंकि वो प्लेन है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब 2 एक्सिस के अबाउट डिवाइड कर देते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बट क्या हम यहां पे इस चैप्टर में प्लेन की स्टडी कर रहे हैं? नहीं, हम इस चैप्टर में किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन समझाने के लिए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन समझाने के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर एक तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो उसको पॉजिटिव बोलो, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो उसको नेगेटिव बोल दो, सिंपल। तो यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि वो पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में है।
क्लियर? आप लोग लिख सकते हैं चाहें तो, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए ये जो छोटा सा समझाया अभी नेगेटिव पॉजिटिव वेलोसिटी का। ट्राई कीजिए लिखने का, क्लिक नहीं कर रहा है तो भी ट्राई तो कीजिए। चलिए होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? आपकी बुक में पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन है। बस ये क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगा, उनको पता है आप थोड़े थक चुके हैं। Shall I read the question और ये आपको दिख रहा है क्लियरली गाइस? सर आप रीड कर दो। रीड कर देता हूँ। A car is moving along a straight line. A car is moving along a straight line. Say OP. ड्रॉ भी करते जाता हूँ साथ में। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग कोई कार मूव कर रही है। It moves from O to P in 18 seconds. 18 सेकेंड में वो O से P तक पहुंच जाती है। एक सेकेंड, ये जो अपन ने शुरू में फिगर लिया था ना उसी पे बेस्ड है, तो मैं वो पूरा फिगर ही ले लेता हूँ। आपको ध्यान है शुरू में मैंने एक फिगर से पोजीशन समझाए थे? यस सर। आई सपोज उसी फिगर पे बेस्ड है ये। दिस इज द फिगर। शुरू से रीड कर रहा हूं। अ कार इज मूविंग ऑन दिस लाइन। इट मूव्स फ्रॉम ओ का पोजीशन है 0। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स। पी का पोजीशन है 360, तो ये 18 सेकेंड में यहां पे पहुंच जाती है। एंड इट रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू। पी से क्यू तक वापस आ जाती है। कितने टाइम में? 6 सेकेंड में। What is the average speed and average velocity of the time in going from O to P? तो सबसे पहले आप सिंपली ये निकाल लीजिए O to P में एवरेज स्पीड क्या है, और जल्दी से आंसर बताएंगे। O to P में एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा होगा 360 और टोटल टाइम 18, तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आई 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी 360 ही है इस केस में, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी यही हो जाएगी। ठीक है, दूसरे केस के लिए करते हैं।
फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q के लिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। O से P तक गए तो 360, P से Q तक आए तो 120 और तो टोटल 480 का डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में? 24 सेकेंड में। कितने टाइम में? 24 सेकेंड्स में। तो आपका एवरेज स्पीड आया 20 मीटर पर सेकेंड। बट इस केस में एवरेज वेलोसिटी अलग आएगा। क्यों? O से P गए, P से Q गए, इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी? O और फाइनल पोजीशन आपकी क्या है? Q। भले ही आगे तक गए हो बट डिस्प्लेसमेंट को उससे मतलब है क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख के यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं 240 और टाइम तो उतना ही लगा ना, 24 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आई 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आई 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, क्लियर? चलिए कल इस क्वेश्चन को वापस से उठाएंगे और इसके जैसे और कुछ क्वेश्चंस भी उठाएंगे और कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।